हेलो। तो इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ रीजंस की वजह से मैं बना नहीं पाया था, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम पहले तो थोड़ा सा पिछले चैप्टर का पार्ट पढ़ेंगे, जो कि ऑर्बिटल्स का था, कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल जो है हम कौन सा स्पेस होता है, तो ऑर्बिटल्स बेसिकली वो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और ऑर्बिटल हमें मिलता है स्क्वायर ऑफ साई, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है किसी भी रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की, वो मिलती है साई स्क्वायर से। तो साई स्क्वायर हमें क्या देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एनी रीजन अराउंड न्यूक्लियस। और जिस रीजन में मिलती है उस रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जो भी होता है, जो भी आप बोलो। तो ऑर्बिटल्स के बारे में हमें पढ़ना है इसमें थोड़ा सा, और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इसकी कंप्लीट डिटेल अगले उसमें आएगी, क्या अगले चैप्टर के अंदर, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में जो मैंने एक आध ये पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके अंदर हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में, और इसी के अपोजिट जो होते हैं, मैं इसके साथ साथ ही आपको मैं ऑर्बिट के बारे में भी बताता चला जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि हैंस द रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दिस रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो अब ऑर्बिटल्स होता क्या है? एक 3D शेप्ड रीजन होता है। जो ये रीजन होता है वो 3D होता है, यानी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, तीनों एक्सिस के अंदर होता है। लेकिन जो ऑर्बिट है वो हमारे पास क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, जैसे ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट भी ऐसे करते थे, एक सर्कुलर पाथ की तरह। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स एक सर्कुलर पाथ की तरह करते थे। यानी ये कि 3D नहीं था, ये आप कह सकते हो कि एक पाथ था बस। और पाथ कैसा होता है? एक्स वाई में तो होता नहीं, वो एक प्लेन होता है, मतलब कि जिसमें हम प्लेनर मोशन देखते हैं इलेक्ट्रॉन का बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन का प्लेनर मोशन देखते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन तीनों डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। तो इसलिए ऑर्बिटल क्या होता है? एक स्पेस होता है। ठीक है, पाथ नहीं होता, एक स्पेस होता है जिस न्यूक्लियस के अराउंड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है। और और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का देखो, जो 2D स्पेस था उसके अंदर हम देखते, यानी कि जो हमारा ऑर्बिट था उसके अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का प्लेनर मोशन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन के प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन हम इसके अंदर 3D मोशन को जो है वो करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिट के अंदर हम प्लेनर मोशन को करते हैं, ऑर्बिटल के अंदर हम 3D मोशन को करते हैं इलेक्ट्रॉन के कंसीडर। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप्स। लेकिन जो हमारे पास ऑर्बिट्स थे, सिर्फ हमारे पास क्या था? सर्कुलर ही थे वो। ठीक है, उसके अलावा कोई भी हमारे पास उसका शेप नहीं था। लेकिन ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एस का जैसे स्फेरिकल होता है, एग्जाम्पल दिए गए हैं। एस का स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल शेप्ड होता है, डी का डबल डम्बल होता है। ठीक है, ऐसे। एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल ऑल अदर हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि उसके अंदर हम डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट भी कैलकुलेट करते हैं। एस का डाइपोल मूवमेंट क्यों कैलकुलेट नहीं कर पाते? क्योंकि वो सर्कुलर होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी चारों तरफ से वो सिमेट्रिकल होता है, यानी कि डायरेक्शनल क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे पी तो यूँ होता है और एस यूँ होता है, स्फेरिकल। तो ये जो स्फेरिकल है, इसकी ये एकदम सिमेट्रिकल है। चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम पाएगी, क्योंकि ये स्फेरिकल है। लेकिन बात करें हम पी ऑर्बिटल की, तो जैसे इस रीजन के अंदर कम है, लेकिन इस रीजन यानी इस डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे पास कहा गया कि जैसे कि अब ये भी 3 टाइप के होते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये क्या है? ये डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ही तो शो करते हैं, तभी तो ये 3 एक्सिस के अंदर ओरिएंटेट होते हैं। लेकिन ये स्फेरिकली हर जगह, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, तीनों जगह स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है एस ऑर्बिटल। इसलिए एस ऑर्बिटल जो है उसकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती नहीं है, लेकिन और सभी की होती है, पी की, टी की, एफ की। ठीक है, ऑर्बिटल्स की। और हमारे पास क्या है कि ऑर्बिट
जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी तो कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सर्कल है, तो ऑर्बिट की भी नहीं होती। और अगर ऑर्बिटल्स के केस में बात करें तो एस ऑर्बिटल जो है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती उसके पास। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ऑर्बिटल्स हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन इट। जैसे ऑर्बिटल्स हम ड्रॉ कैसे करते हैं, एस के लिए हम 1 बॉक्स करते हैं, पी के लिए हम 3 बॉक्स करते हैं, तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 ही भरते हैं। ठीक है, अपोजिट स्पिन के साथ, तो यही कहा गया बस। इन ऑर्बिट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इज 2n² वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट के अंदर कोई क्वांटिटी नहीं बताया, जैसे कि हमारे पास एन एस के लिए हमारे पास जैसे पी के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मैं बता रहा था आपको कि ऑर्बिटल्स के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हम कैसे डिसाइड करें कि इसमें कितने आएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पे n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हम 2p के लिए देखें तो n की वैल्यू 2 होगी, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये बस बात है, डिफरेंस के अंदर आपको ये बातें लिखनी है। मैं आपको फिर से बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। ऑर्बिटल क्या होते हैं, हमारे पास 3D रीजन होता है, लेकिन ऑर्बिट हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं हमारे पास एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है बस, जो हम इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हम 3D मोशन। ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑर्बिट के अंदर हम करते हैं प्लेनर मोशन कंसीडर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और ऑर्बिट हमें क्या देता है, देखो ऑर्बिट के अंदर डेफिनेट पाथ है, मैंने आपको बताया। तो एक और पॉइंट है जो बुक में दिया हुआ है, ऑर्बिट के अंदर डेफिनेट पाथ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें पता है कि एक पर्टिकुलर डेफिनेट रीजन के डेफिनेट पाथ के अंदर है। तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, क्योंकि हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो इसीलिए जो ये बात थी कि डेफिनेट पाथ है और एक सर्कुलर है, यानी इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि इस सर्कल के अंदर ही मिलेगा, तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को तो कंसीडर करता ही नहीं है। लेकिन जो ये बात थी कि ऑर्बिटल्स कहीं भी हो सकता है, यानी मोमेंटम बता ही नहीं, सॉरी पोजीशन बता ही नहीं सकते ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है, पोजीशन नहीं कंसीडर कर सकते जब मोमेंटम कर रहे हैं। इसलिए ऑर्बिटल जो है हमारा अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को भी कंसीडर करता है। और मैंने आपको बताया कि एस ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती और सब में होती है, और ऑर्बिट के अंदर भी कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। और ऑर्बिटल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने का फॉर्मूला है 2n²। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर, और इसके अंदर मैक्सिमम और इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करना है तो 2n² ये फॉर्मूला लगाते हैं ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने का के लिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके अंदर हमें ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें करना क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है। अब मैं आपको इसकी एकदम सीधा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस बताता हूँ कि जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे पास x y z। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, और ये हमारी फिजिक्स के अंदर भी आएंगे, तो उसके अंदर हम अच्छे से आपको डिटेल में पता भी लग जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास r, थीटा, साई। ठीक है, r, थीटा, साई जब हम एक्स वाई जेड की जगह r, थीटा और साई जो अगर हम लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो उनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो उस रिलेशन पहले हम वो रिलेशन समझते हैं। तो देखो, अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज करना है तो हम क्या रिलेशन लगाते हैं, तो x होता है हमारे पास r साइन थीटा कोस साई, y होता है हमारे पास r साइन थीटा साइन फाई, और z हमारे पास होता है r कोस थीटा। तो अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम ये 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। बस आपको मैं जो बात इसमें इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ अभी। तो अब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी जो पिछली वीडियो में,
वो थी साई अपॉन साई एक्स स्क्वायर, साई स्क्वायर साई अपॉन साई एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा गला ख़राब है मेरा इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम फोकस करते हैं। साई स्क्वायर सॉरी करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। जब हम एक्स वाई जेड की जगह इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख देते हैं तब हमारे पास आता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन, यानी कि वेव फंक्शन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो जब हम ये पुट करते हैं, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अब आपको याद नहीं करती, बस इसके अंदर जब हम पुट करते हैं ना तो कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा फॉर्मूला दिया गया कि 1/r² साई अपॉन साई आर स्क्वायर सॉरी करली, इसको करली बोल, ये तो देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/r² करली अपॉन करली आर स्क्वायर ये प्लस 1/r² साइन थीटा करली अपॉन करली थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आपको बुक में भी दी गई है, ये करली साई अपॉन साई करली थीटा है प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर वाई अपॉन करली फाई थीटा अपॉन प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ जाता है जो कि या, और यहाँ पे म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, ठीक है, रिड्यूस्ड मास कहते हैं इसको हम, जो ये हमारे नई आई है इधर एक टर्म आई है म्यू, तो म्यू जो है यहाँ पे रिड्यूस्ड मास को कहते हैं हम म्यू, ठीक है। अब इस ये तो इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इस देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास साई सॉल्यूशन, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास साई की वैल्यू आती है, लेकिन जब हम इस इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालते हैं साई को, यानी इस इक्वेशन से अगर हम साई की वैल्यू निकालते हैं, हमें ये तो पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो हमें साई की वैल्यू और ई की वैल्यू मिलती है एनर्जी की, लेकिन जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में साई की वैल्यू देखेंगे तो साई की वैल्यू इसमें 3 फंक्शन का मल्टीपल होगा। 3 फंक्शन का मल्टीपल कौन कौन से, एक तो इस फंक्शन के आर, एक थीटा ये, और एक साई ये, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो हो गया रेडियल पार्ट होता है और ये होता है एंगुलर पार्ट। अब इसको इतना बड़ा लिखने की जगह आप इसको सिंपली यूँ लिख सकते हो, साई इज इक्वल्स टू साई एज अ फंक्शन ऑफ आर और साई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। अब इसको अब यूँ लिखते हो बस सिंपल, ये तो हो गया रेडियल पार्ट और ये होता है एंगुलर पार्ट। और इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो रेडियल पार्ट होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है एन और एल क्वांटम नंबर पे, और इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है एंगुलर पार्ट के अंदर जो ये थीटा वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो ये थीटा वाला पार्ट है ये डिपेंड करता है हमारे पास एन एम एल और एम के ऊपर, और जो साई वाला पार्ट है वो सिर्फ एम के ऊपर, ठीक है। यानी अब देखो इन दोनों के अंदर एम एम टर्म आ रही है, यानी कि एम वैसे भी जो क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि अगले लेक्चर में आ जाएगा, तो एम एम क्वांटम नंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास ओरिएंटेशन बताते हैं, यानी कि डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको एंगुलर कहा गया है। रेडियल वेव फंक्शन के अंदर सिर्फ जो हम बात करते हैं वो कोई थीटा वगैरह के बारे में बात करते ही नहीं है, यानी कि कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते, ये सिर्फ रेडियली हर डायरेक्शन के अंदर जो है हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है एज अ फंक्शन ऑफ आर वी कैन डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय यूजिंग रेडियल वेव फंक्शन। अब इसका एग्जांपल मैं आपको अच्छे से देता हूँ, कैसे आपको समझ आएगा कि एस के अंदर जो चारों तरफ सिमेट्रिकल क्यों होता है।
वो इसी रीज़न की वजह से होता है क्योंकि वो जो डिपेंड करता है सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन वाले पार्ट पे डिपेंड करता है। और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है ना, उसके अंदर जो है डायरेक्शन डिपेंड करती है थीटा और साई के ऊपर। इसलिए जो हम इलेक्ट्रॉन और को हम जो हम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, वो हम निकालते हैं पी डी के लिए। जब हम निकालते हैं तभी उसकी शेप्स अलग अलग आती है ऑर्बिटल की, क्योंकि वो जो एंगुलर वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंगुलर वेव फंक्शन से जब भी हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं तो वो हमें एज एन डायरेक्शन के थ्रू देता है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलती है। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ बुक से। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक टेबल है, वैसे याद नहीं करनी, थोड़ा सा ये पार्ट देखो। एंगुलर वेव फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है कि इट डिटरमाइन द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि ऑर्बिटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही हम ऑर्बिटल कहते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एल एंड एम। इसीलिए जो है इसको एंगुलर वेव फंक्शन कहा गया है, क्योंकि एक एंगल की टर्म के अंदर आ रहा है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Since it does not depend on the value of n, it means shape of all s orbitals would be the same. मैंने आपको बताया कि जो s ऑर्बिटल है, मैं बताता हूँ कि जो s ऑर्बिटल है हमारे पास, सॉरी रेडियल पार्ट है, वो हमारे पास डिपेंड करता है n और l के ऊपर। s के लिए l की वैल्यू तो होगी 0, तो बचा n। अब एंगुलर वेव फंक्शन n पे तो कहीं है ही नहीं, इसीलिए s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है। बस आपको बता दिया ये चीज़ मैंने। अब देखो, थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो 1s 2s के लिए रेडियल पार्ट की वैल्यू को छोड़ो, इस पे ध्यान दो। 1s 2s के लिए कहीं पे आपको थीटा साई की टर्म मिल रही है, और हर किसी पे मिल रही है। 3s पे भी नहीं मिल रही है, देखो, ठीक है। 4s में भी नहीं मिलेगी, आगे टेबल है। तो देखो, थीटा की कहीं भी टर्म नहीं मिल रही इन तीनों के अंदर, लेकिन और सब में साइन थीटा कोस फाई, ये मतलब एंगल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी शेप अलग अलग होती है, लेकिन इनकी शेप अलग नहीं होती। क्यों? यानी ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं और सिमेट्रिकल भी होते हैं, क्योंकि इनमें कोई थीटा की टर्म ही नहीं आती। अब आपको शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसी टेबल्स के कंक्लूजन पढ़ेंगे आगे, जो कि बुक के अंदर इम्पोर्टेंट है आगे। अब जो देखो, जो टेबल मैंने आपको दिखाई, उस टेबल का जो प्योर कंक्लूजन है वो इस सिर्फ इन 3 पॉइंट के अंदर है। ठीक है, बुक में भी ये बात कही गई कि क्योंकि उस टेबल को याद करना तो देखो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल तो है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ध्यान रखने को सिर्फ ये 3 पॉइंट है कि वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल आर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर पार्ट, दैट इज एंगल थीटा एंड साई, एंड ओनली डिपेंड अपॉन डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, सिर्फ ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हर डिस्टेंस आर पे डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस के ऊपर ही सिमेट्रिकली फैला हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मीन्स एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल ऑफ एंड सिमेट्रिकल, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगुलर पार्ट ऑफ साई। ठीक है, तो हम थे सेकंड पॉइंट पे, तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों सिमेट्रिकल स्फेरिकल होता है। थर्ड पॉइंट है एस ऑर्बिटल के अंदर कोई भी नोड्स नहीं होता। नोड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली 0, नॉट अप्रोक्सली 0, एग्जैक्टली 0। 1s के अंदर कोई भी नोड नहीं होता। 2s के अंदर नंबर ऑफ नोड्स होता है 1। नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। इसके अंदर एंगुलर और रेडियल नोड्स भी आते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। n तो हो गया s के लिए, देखो 1s के लिए 1, l हो गया हमेशा s के लिए, तो हमेशा l होता है 0, तो l तो भूल ही जाओ सीधा, तो फॉर्मूला हो गया n माइनस 1 बन गया सीधा। अब इसमें पुट करते जाओ, n1 माइनस 1 0, नंबर ऑफ नोड्स 0। 2s के लिए 1 होता है, और वो 1 होता उसी जो एक्सप्लेनेशन है ना टेबल की, वो यही बताता है कि एक कितने डिस्टेंस पे हमें नोड मिलता है। क्योंकि आपने अगर देखा हो, जो एस शेप ऑफ ऑर्बिटल में देखोगे, 1s की शेप ऐसी होती है कुछ, चारों तरफ सिमेट्रिकल। 2s के केस में ऐसी होती है, जैसे यहाँ तो कुछ एक थोड़ा एक स्फीयर यहाँ आ गया, थोड़ा रीजन, फिर थोड़ा सा स्पेस होता है, और फिर दूसरा रीजन यहाँ आता है, स्फेरिकल रीजन। ठीक है,
तो ये जो बीच में स्पेस है ना, इसको नोड कहते हैं। और ये कितने डिस्टेंस पे आता है न्यूक्लियस से, वो है देखो कि 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन इज गवर्न बाय यूजिंग द टर्म दिस। ठीक है, ये टर्म से हम जो है 2s ऑर्बिटल के लिए हम निकालते हैं। देखो हमारे पास, क्योंकि ये रेडियल वेव फंक्शन पे डिपेंड करता है, तो उस टेबल से हमें बताया गया है कि जैसे कि रेडियल वेव फंक्शन है, इस टर्म से हम उसको गवर्न करते हैं, यानी इस टर्म से ही निकालते हैं वैल्यू। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला 2 माइनस जेड आर अपॉन ए थीटा ए नॉट कह सकते हो। तो 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम करी इस चैप्टर में हाइड्रोजन एटम को कंसीडर कर रहे हैं। तो जो डिस्टेंस r इज इक्वल, देखो यहाँ पे r की जगह अगर हम 2a नोट रखें, ठीक है, न्यूक्लियस से, ये r डिस्टेंस हो गया न्यूक्लियस, तो r की वैल्यू अगर हम ये रखें 2a नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, अगर हम वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे हम ये निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ का प्रोबेबिलिटी है, तो हम इस टर्म से ही निकालते हैं। आपको पता लगा कि इस टर्म से हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। बेसिकली वेव फंक्शन की वैल्यू होगी ना, वेव फंक्शन हमें प्रोबेबिलिटी, या आप कह सकते हो एक आइडिया देता है कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इतने डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास ए नोट की वैल्यू होगी, सॉरी इसकी वैल्यू होगी 0, जो रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू होगी 0। तो यानी इस डिस्टेंस के ऊपर हमको एक नोड मिलता है। देयर इज अ नोड एट r इज इक्वल्स टू 2a नोट, वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब ये थोड़े रेडियल ग्राफ है जो कि इम्पोर्टेंट था, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जो कि नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो रेडियल ग्राफ क्या होते हैं, ऑफ साई एंड आर, जो कि रेडियल ग्राफ हमारे पास किस किस के बीच में होती है, साई यानी कि वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस, या इस साई एज अ फंक्शन ऑफ आर, यहाँ पे आर लगा लो छोटा सा, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो आर इन दोनों के बीच में, तो उसको हम रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं। और इस वेव फंक्शन के जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको बोलते हैं हम रेडियल ग्राफ। ठीक है, तो ये है थोड़े से ग्राफ। अब ये ग्राफ बनते कैसे हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट का लगभग हो ही गया है। अब आपको इसकी बस थोड़ी रिवीजन ही करनी है और नोट्स इसको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये साथ में बता दूंगा कि रेडियल ग्राफ कैसे बनते हैं, और साथ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनते कैसे। एक सिंपल सी ट्रिक से हम जो ये सब सीखेंगे।